नमस्कार साथियों, मैं सागर चौधरी आज फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं राइट एंगल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास के अंदर क्या देखा था, मारवाड़ का इतिहास अपन ने स्टार्ट किया था, उसके स्टार्टिंग का फेज देखा था, कौन राजा थे। तो राव सिंह ने यहाँ पे जो राठौड़ वंश की स्थापना करी थी। उसके बाद के शासक देखे थे अपन ने, जोधा को देखा था और उसके बाद में महाराणा गंगा को देखा था अपन ने लास्ट के अंदर। जो गंगा हुआ करते थे, गंगा जो यहाँ के शासक थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। वो अफीम के अंदर, अफीम के नशे के अंदर बैठे हुए थे खिड़की में से, और मालदेव ने उनको क्या करता तो धक्का दे दिया था, नीचे गिरा दिया था। अपन लास्ट क्लास में देखा था। तो आज अपन किसके बारे में देखेंगे? मालदेव के बारे में। तो शुरू करते हैं। मालदेव, जिसको हसमत वाला राजा भी कहा जाता था, इनको मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया भी था। मालदेव जी भाई साहब अपने पिताजी को खिड़की से नीचे धक्का दिया। तो मालदेव जी को देख के कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एस्किमो जनजाति है, एक अपने उत्तरी ध्रुव के ऊपर एक एस्किमो जनजाति पाई जाती है, मुझे लगता है उससे भी ज्यादा प्रेरित है। एस्किमो जनजाति के लोगों को ऐसा माना जाता है कि जो 50 साल से ज्यादा जो बूढ़ा हो जाए ना, उसको अपनी जो गद्दी छोड़ देनी चाहिए, अपना जीवन उसको त्याग देना चाहिए, क्योंकि उनके पास में क्या होते हैं, संसाधन कम होते हैं। तो उनको लगता है कि अपने जो युवा पीढ़ी है उसको मौका दिया जाए। तो मालदेव जी को भी ऐसा ही लगा। मालदेव जी लगे यार डोगरा कब से बैठा है, मेरे को मौका ही नहीं दे रहा। मालदेव जी ने अपने जीवन के अंदर 6 साल की उम्र से युद्ध लड़ना प्रारंभ कर दिया था। और जब ये युवराज थे तब इनके जो चर्चे थे अपने पूरे मोहल्ले के अंदर, अपने पूरे राज्य के अंदर इनके चर्चे वर्चे होने लगे थे। तो ये एस्किमो जनजाति से प्रेरित भी ऐसे मुझे लगते हैं कि कई बार कई इस वजह से इनको लगा होगा कि अब यार पिताजी आपको जाना चाहिए और मुझे गद्दी संभालनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मालदेव, मालदेव का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो 1531 से लेके 1562 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। ये अपने जो महाराणा सांगा थे ना, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, जो महाराणा सांगा ने खानवा के युद्ध के अंदर भाग लिया था। तो खानवा के युद्ध के अंदर ये मारवाड़ से लड़ने के लिए गए थे। 4000 की सेना भेजी थी महाराणा गंगा ने। उस टाइम ये युवराज हुआ करते थे। और खानवा के युद्ध के अंदर जो सांगा को युद्ध के मैदान से बाहर निकालने का जिस शासक ने कार्य किया था ना, वो भी अपने मालदेव ही था। मालदेव एकदम वैभवशाली आदमी था, बहुत ज्यादा वीर योद्धा था। और इसने अपने जीवन के अंदर जब ये शासक बना था, तो इस टाइम जो गंगा था, गंगा शांत प्रवृत्ति का आदमी था, ज्यादा युद्ध लड़े नहीं थे। गंगा जी को लगता था कि रियासत अपनी जितनी है उतनी रहने दो, ज्यादा वर्दी विकास इधर फैलाने से कोई मतलब है नहीं, फालतू लड़े दंगों में कुछ नहीं पड़ा है, ये गंगा जी की सोच थी। लेकिन जब ये राजा बना था, उस टाइम जोधपुर और सोजत 2 परगने हुआ करते थे इसके पास में, केवल 2 परगने, जोधपुर और सोजत। सोजत जो अपने पाली में पड़ता है, सोजत के अंदर ही मालदेव का राज तिलक भी हुआ था। जोधपुर और सोजत 2 परगने थे, लेकिन इसने अपने जीवन काल के अंदर 52 युद्ध और 58 परगने जीते। कितने युद्ध? 52 युद्ध और 58 परगने इसने विजित किए थे। बहुत बड़ी बात है इतने युद्ध और इतने परगने जीतने, जब आपके पास में स्टार्टिंग के अंदर सिर्फ 2 परगने रही हो। अब क्या होता है, सबसे पहले जो पहेबा और साहिबा का युद्ध, ये अपने जो जोधा था, जोधा का पुत्र ही कहाँ गया था? बीकानेर के अंदर। जोधा का पुत्र बीका था, जिसने बीकानेर की स्थापना करी थी। और जोधा का एक दूसरा पुत्र था दूधा। कौन था? दूधा, जिसने मेड़ता के ऊपर शासन स्थापित किया था, मेड़ता की स्थापना करी थी। ठीक है, तो उसके बारे में अब अपन आगे देखते हैं। सबसे पहला युद्ध होता है पहेबा या साहिबा का युद्ध। इंपॉर्टेंट युद्ध देखेंगे, ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, मालदेव की बातें देखेंगे और अपने सिलेबस को जल्दी से हिस्ट्री को खत्म करना। ठीक है, 1541 ईस्वी के अंदर अपना असिस्टेंट प्रोफेसर के हिसाब से देख रहे हैं। 1541 ईस्वी के अंदर पहेबा या साहिबा का युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर बीकानेर का शासक जेतसी होता है। कौन होता है? जेतसी। और इधर कौन होता है? तो मालदेव। मालदेव और जेतसी के मध्य युद्ध लड़ा जाता है। अपने पहले बीकानेर वाले जोधपुर वालों के अंडर में होते हुआ करते थे, पूरा मारवाड़ एक ही था, अपने परिवार खेलते थे उस टाइम, क्योंकि इन्हीं के बेटे वगैरह बीकानेर जाके बस गए थे। लेकिन जब ये बीकानेर अलग हो गया तो अपने शुरू वाले शासकों ने यहाँ पे अटैक किया नहीं था। लेकिन मालदेव क्या था? मालदेव अपने आक्रामक प्रवृत्ति का आदमी था। उसको लगा कि अपने आक्रमण करना चाहिए, अपने ज्यादा से ज्यादा जो क्षेत्र है, ज्यादा से ज्यादा एरिया को अपने अंडर लेना है, अपने राज्य को बड़ा करना है। ठीक है, तो इसने यहाँ पे आक्रमण किया। बीकानेर का शासक जेतसी था, जो इस युद्ध के अंदर लड़ता हुआ मारा जाता है। और इसी का पुत्र होता है कल्याणमल। कौन होता है? कल्याणमल। वो कहाँ चला जाता है? सहायता हेतु अपने दिल्ली चला जाता है, शेरशाह सूरी के पास में, और शेरशाह सूरी से वो सहायता मांगता है। ये बात किसकी हो गई? पहेबा या साहिबा का युद्ध 1541 ईस्वी में, जो बीकानेर और जोधपुर के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट, इसी के समय क्या होता है, मेड़ता के ऊपर भी आक्रमण करता है। नागौर के अंदर एक जगह पड़ती है मेड़ता, मेड़ता का युद्ध। इस युद्ध में ये मेड़ता का जो शासक होता है राव दूधा, मैंने आपको बताया, उसी का पुत्र वीरमदेव होता है। कौन होता है? वीरमदेव। वीरमदेव
यहाँ पे ये वीरमदेव को परास्त कर देता है, वीरमदेव यहाँ से हार जाता है और वीरमदेव भी हार के कहाँ सहायता के लिए चला जाता है, तो दिल्ली चला जाता है। इस टाइम जो अपने राजपूताना था या अपने जो राजस्थान था उसके अंदर सबसे बड़ी शक्ति कौन ऊपर की आ रही थी, तो मालदेव आ रहा था। तो इनको लगा मालदेव को हरा कौन सकता है, तो दिल्ली सल्तनत हरा सकती है। और दिल्ली के ऊपर उस टाइम किसका अधिकार था, तो शेरशाह सूरी का उस टाइम अधिकार हुआ करता था। अब इधर से जो हुमायूं और सहायता की मांग की, हुमायूं ने किससे सहायता की मांग करी, मालदेव से सहायता की मांग करी। कैसे करी मांग, तो इस टाइम जो शेरशाह सूरी था उसने क्या अधिकार कर लिया, अपने दिल्ली के ऊपर अधिकार कर लिया। चौसा के युद्ध के अंदर हुमायूं हार चुका था। हुमायूं यहां से जा रहा होता है तो हुमायूं एक जोगी तीर्थ नामक स्थान से सहायता मांगता है। कौन सा स्थान, जोगी तीर्थ। यहां से हुमायूं 3 दूत भेजता है। कितने दूत भेजता है, 3 दूत भेजता है मालदेव के पास में सहायता हेतु। अतका खा, अतका खा, मीर समद और रायमल सोनी, रायमल सोनी। ये 3 दूत आते हैं मालदेव के पास में सहायता हेतु। मालदेव इनकी बढ़िया से मनवार उनवार करता है, इनको बिठाता है, खाना आना खिलाता है और इनको विश्वास देता है कि मैं क्या करूंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा, आप बिल्कुल निश्चित रहिए, आप एक काम कीजिए, अभी आइए हमारे पास में, क्या है हमारे अंडर में बीकानेर है। ये बीकानेर जो था ना, इसने अपने कब्जे में ले लिया था और अपने सेनापति कुंपा को सौंप दिया था। किसको सौंप दिया था, तो कुंपा को सौंप दिया था। तो इसने कहा आप एक काम कीजिए, बीकानेर के अंदर थोड़े दिन रहिए और जैसे परिस्थिति अनुकूल होगी, थोड़ा सा शेरशाह कमजोर होगा, अपन क्या करेंगे, दिल्ली के ऊपर आक्रमण कर देंगे और आपको दिल्ली का बादशाह मैं बना दूंगा। यह आश्वासन किसने दिया था, तो मालदेव ने आश्वासन दिया था। लेकिन ये लोग वापस जाते हैं और उधर से जो अपना हुमायूं होता है उसका जो पुस्तकालय अध्यक्ष होता है अपना कौन, मुल्ला सुर्ख। कौन होता है, मुल्ला सुर्ख, मुल्ला सुर्ख। हुमायूं किताब पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था। हुमायूं मरा था तो भी अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर गई, मरा था। तो पुस्तकालय का अध्यक्ष था मुल्ला सुर्ख। मुल्ला सुर्ख को बताया कि ऐसे ऐसा आश्वासन दिया है, किसने, मालदेव ने आश्वासन दिया है। तो मुल्ला सुर्ख ने समझाया मालदेव हुमायूं को कि देख ये जो आदमी है ना, ये अपने सगे संबंधियों का नहीं हुआ, अपने जो भी इनके राठौड़ वंश था, आसपास के जो एरिया थे, काका बाबा दादा परदादा, सबको इसने हरा दिया और किसी के ये ताबे आ नहीं रहा है, सबको हराया जा रहा है और तुम इसके ऊपर विश्वास कर रहे हो। ये कल को तुम्हें बीकानेर ले जाकर बिठा देगा और उधर से शेरशाह सूरी को आगे बुला लेगा कि इसको मार दो हुमायूं को और आप अधिकार कर लोगा, दिल्ली के ऊपर अधिकार कर लो, दिल्ली को बादशाह बन जाओ आप और मेरी सहायता करते रहना, यहाँ राजस्थान अपन कब्जा लेंगे। तो मुल्ला सुर्ख के कहने पर ये जो हुमायूं होता है वो यहाँ से भागता है और भाग के कहाँ चला जाता है, अमरकोट चला जाता है, वीरसाल सोडा के पास में। ये वीरसाल सोडा अमरकोट का एक शासक होता है, उसी के पास में ये शरण लेता है। तो हुमायूं यहाँ से सहायता की मांग करता है, लेकिन इनकी दोनों की संधि वगैरह हो नहीं पाती है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट युद्ध है अपने गिरि सुमेर का युद्ध। कौन सा युद्ध, गिरि सुमेर का युद्ध। गिरि सुमेर या इसको जैतारण का युद्ध भी कहते हैं। कौन सा युद्ध, जैतारण का। जैतारण कब लड़ा गया, ये 1544 ईस्वी के अंदर ये युद्ध लड़ा गया। इधर से कौन था, तो मालदेव। ये देखो यहाँ फोटो दे रही है, ये अपने मालदेव। इधर से शेरशाह सूरी, ठीक है, मालदेव और शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के सेनापति कौन कौन थे, तो कल्याणमल बीकानेर वाला, कल्याणमल, और वीरमदेव मेड़ता का, वीरमदेव। ये दोनों इधर से शेरशाह सूरी की तरफ से लड़ने जाते हैं, शेरशाह सूरी के सेनापति होते हैं। इधर से मालदेव के सेनापति इस युद्ध के अंदर होते हैं जेता और कुंपा, जेता व कुंपा, कुंपा, ठीक है। मालदेव के सेनापति जेता और कुंपा और इधर से अपना कल्याणमल और वीरमदेव ये लड़ने के लिए आते हैं। वीरमदेव कहता है आप एक काम कीजिएगा, मुझे क्या दे दीजिएगा, मुझे मेड़ तक शासक बना देना। और कल्याणमल कहता है कि मुझे किसका शासक बना देना, बीकानेर का शासक बना देना, और आप क्या रख लेना, आप जोधपुर रख लेना, ठीक है। और एक तरह से हम भी क्या किसके अंडर काम करेंगे, आपके अंडर ही कार्य करेंगे। ये बात हो जाती है, इनकी डील फाइनल हो जाती है। इधर से सेना आती है कितनी, 80,000 की सेना। शेरशाह अपने शेरशाह की तरफ से कितनी हजार की सेना आती है, 80,000। इधर से मालदेव की तरफ से 50,000। लेकिन मालदेव का जो शासन था, मालदेव के जो सैनिक थे वो अपने एक एक आदमी 4-4, 5-5 आदमी के ऊपर भारी पड़ने वाले लोग थे, ठीक है। इस टाइम मालदेव की शक्ति बहुत ज्यादा संगठित थी और मालदेव की सेना जब देखी जाती है, मालदेव की सेना के जो नंगी तलवार है जब शेरशाह देखता है तो शेरशाह के हक्के बक्के रह जाता है, शेरशाह के छक्के छूट जाते हैं। यहाँ पे शेरशाह को लगता है कि यार अपन क्या इससे डायरेक्ट जीत नहीं पाएंगे। जब शेरशाह पूछता है अपने गुप्तचरों से कि मालदेव के बारे में थोड़ी जानकारी दो, कहाँ कहाँ पैदा हुआ था, कहाँ क्या
के खेल वेल खेलता था, कि इसकी जानकारी है, कौन सी रानी है, कौन सा इसका दरबार लगता है। तो सारी जानकारी जब शेरशाह ने इकट्ठी करी तो शेरशाह को पता चला कि आसपास का सारा जो एरिया है, कितना भी बड़ा शासक रहो, जो भी किसके सामने है, मालदेव के सामने है, उसको हार का सामना करना पड़ा है। मालदेव ने सबको बढ़िया से धोखे भेजा है। तो शेरशाह को लगता है यार अपन डायरेक्ट युद्ध के अंदर तो इससे जीत पाएंगे नहीं। तो शेरशाह एक योजना बनाता है। शेरशाह को पता चलता है कि इसके जो दो सेनापति है, जेता और कुंभा, जब तक ये रहेंगे मालदेव के साथ में, मालदेव कभी भी हारेगा नहीं। ये बात किसको पता चलती है? शेरशाह को पता चलती है। तो शेरशाह अपने गुप्तचरों के बारे में अपने ये व्यापारी भेजता है। व्यापारी भेजता है किसके पास में? मालदेव के पास में व्यापारी भेजता है। और एक पर्चियां वगैरह या चिट्ठी वगैरह, लेटर वगैरह वहां पे छुड़वाए जाते हैं। उन लेटरों के अंदर ऐसे मतलब ऐसे वाक्य लिखे जाते हैं या ऐसे कथन लिखे जाते हैं जो मालदेव के हाथ में लगे, और मालदेव को ऐसा लगे कि जेता और कुंपा युद्ध मैदान के अंदर क्या करेंगे, तो मालदेव को बंदी बना के और शेरशाह सूरी को सौंप देंगे और खुद जोधपुर के शासक बन जाएंगे। ये सब किस में लिखे जाते हैं? उस पर्ची के अंदर ऐसे आंसर लिखे जाते हैं भाई, उससे ऐसा लगे कि जेता और कुंपा क्या है, तो विश्वासघाती आदमी है। तो मालदेव उनको पढ़ता है, मालदेव को विश्वास होता नहीं है। मालदेव क्या करता है, सभी सामंतों को इकट्ठा करता है और उनको बताता है कि ये जो जेता और कुंपा है वो क्या कर रहे हैं, अपने साथ में विश्वासघात कर रहे हैं। और इसी को देखते हुए उनको जेता और कुंपा को बुलाया जाता है। जेता और कुंपा अपनी सफाई देते हैं, लेकिन उसको मानना नहीं जाता है, कोई भी सफाई को स्वीकार नहीं करता है। जेता और कुंपा बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, बताते हैं कि देखो ऐसी बात नहीं है, हम लोग आपके विश्वासु आदमी है, हम लोग आपका साथ देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या आ जाता है, प्रतिष्ठा का सवाल आ जाता है। बाकी सारे सैनिक और बाकी सारे सामंत मालदेव के साथ में वापस लौट जाते हैं, लेकिन जेता और कुंपा यहाँ पे युद्ध करते हैं। इनके पास में, जेता और कुंपा के पास में सेना होती है फिर 10,000 की। 10,000 ऐसे सैनिक होते हैं जो किसके ऊपर विश्वास दिखाते हैं, जेता और कुंपा के ऊपर विश्वास दिखाते हैं। बाकी जो 40,000 की सेना होती है वो वापस मालदेव के साथ में लौट जाती है। यहाँ पे एक भीषण युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर जो अपने जेता और कुंपा 35,000 की, किसकी सेना, शेरशाह सूरी की 35,000 की सेना को अकेले गाजर मूली की तरह काट देते हैं। कितनी सेना? 35,000 लोग मार देते हैं यहाँ पे, ये 10,000 लोग मिलके। तो शेरशाह सूरी को लगता है कि यार अगर ये मालदेव वापस नहीं जाता ना तो आज अपन यहाँ पे हार जाते। तो शेरशाह सूरी कथन भी कहता है, उसके अंदर वो ये बात कहता है कि अगर मालदेव यहाँ से वापस नहीं जाता तो मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की बादशाह खो देता। मुझे मिलता क्या? मुट्ठी भर बाजरा। राजस्थान के अंदर क्या होता है? पश्चिमी राजस्थान के अंदर बाजरा होता है, तो बाजरा मिलता है मुट्ठी भर का। और अगर ये लोग जीत जाते तो ये कहाँ अधिकार कर लेते? तो दिल्ली के ऊपर अधिकार कर लेते। तो यहाँ पे जेता और कुंपा इतिहास के अंदर अमर भी हो गए और इन्होंने अपनी वीरता की एक छाप भी छोड़ दी थी। ठीक है, ये किस युद्ध के बारे में? गिर सुमेर का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में अपन देखते हैं। नेक्स्ट, ये तो अपन देख ली मालदेव की युद्ध संबंधी जानकारी या वीरता से संबंधित उन्होंने कौन कौन से कार्य किए थे, ये सारी बात हो गई। अब मालदेव ने क्या, जब अपने क्षेत्र वगैरह पे कब्जा करने लगा था तो मालदेव ने अपने इधर नागौर जीत लिया था, मेड़ता जीत लिया, बीकानेर जीत लिया, अजमेर जीत लिया, ये सारा एरिया तो जीत लिया था। तो मालदेव को लगा अपन किधर चलते हैं, उधर सिंध की तरफ भी चलते हैं। तो उधर सिंध की तरफ जाते हुए बीच में क्या गया, जैसलमेर। तो मालदेव ने जैसलमेर के ऊपर भी अटैक किया। जैसलमेर के ऊपर अटैक किया तो जैसलमेर वालों ने संधि बंदी कर ली, जैसलमेर वालों ने छोटा मोटा परगना दे दिया। लेकिन जैसलमेर वालों को लगा यार अपन बार बार में आएगा, ये तो एक बार क्या शेर के मुंह में खून लग गया है तो शेर वापस आएगा शिकार करने के लिए। तो कहते हैं अपन क्या करते हैं, अपनी जो एक राजकुमारी है उम्माद है, कौन सी राजकुमारी, लूणकरण भाटी, लूणकरण भाटी की पुत्री थी ये, जैसलमेर के शासक लूणकरण भाटी की पुत्री हुआ करती थी उम्माद। उसकी शादी क्या कर देते हैं, ये अत्यंत क्या थी, खूबसूरत थी बहुत ज्यादा, तो इसकी शादी कर देते अपने मालदेव से। मालदेव के पास में लेटर वेटर लिखा गया कि आप आइए और उम्मादेव से शादी कर लीजिए। मालदेव एकदम राजी। मालदेव ने कहा ठीक है। मालदेव ने कहा अपन शादी करने के लिए क्या मना करेंगे, और ऐसी खूबसूरत रानी मिल जाए तो शादी तो कर ही लेनी चाहिए। तो मालदेव ने कहा ठीक है, आप एकदम तैयारी करो, मंडप मंडप सजो, अपन आ रहे बारात लेके। मालदेव एकदम बढ़िया बारात लेके आया। लेकिन लूणकरण जी का प्लान क्या था, लूणकरण जी का प्लान था कि अपने कहा जब मंडप के अंदर मालदेव बैठेगा तो मालदेव को क्या करेंगे, मार देंगे। ये प्लान किसका था, लूणकरण का था। लेकिन ये बात किसको पता चल जाती है, उम्मादेव को पता चल जाती है। और उम्मादेव को लगता है कि अपने किसकी सहायता करनी चाहिए, अपने जो भावी होने वाले पति है उनकी सहायता करनी चाहिए। और वो लेटर लिख देती है किसको, मालदेव को लिख देती है कि जब आप मंडप के अंदर आओ तो क्या रहना, संभल के रहना। ये बात जब मालदेव को पता चलती है, मालदेव एकदम संभल के रहता है। मालदेव अपने साथ में अपने जो अंगरक्षक वगैरह होते हैं उनको लेके आता है और लूणकरण जी को रोक लेते हैं। यहाँ पे इनकी मृत्यु होती नहीं है मालदेव जी की, यहाँ से शादी करके ले जाते हैं। अब क्या होता था, अपने जब भी कोई राजकुमारी की शादी होती थी तो राजकुमारी खुद तो कार्य वगैरह करती नहीं थी। जब भी जाती थी अपने ससुराल वगैरह तो कार्य करने के लिए क्या लेके जाती थी, साथ में बहुत सारी दासियां लेके जाती थी। तो उम्मादेव की भी एक प्रमुख दासी थी, उसका नाम क्या था, बारमली, जो एक तरह से क्या हो गई थी, इसकी सहेली हो गई थी। पूरे दिन दासियां साथ में रहती थी तो दासियों से क्या हो जाती थी, मित्रता वगैरह हो जाती थी। तो उम्मादेव की प्रमुख दासी थी बारमली। तो ये अपने पिताजी को बोलती है कि मुझे साथ में ले जाने के लिए कौन चाहिए, तो बारमली चाहिए। मैं साथ में किसको लेके जाऊंगी,
भारमली को साथ में लेके जाऊंगी। ये भारमली को साथ में लेके जाती है, डोली वोली रवाना हो जाती है यहाँ से। अब मालदेव अपने कक्ष के अंदर वेट कर रहा होता है। जब सुहागरात होती है, पहली रात होती है किसकी, मालदेव की पहली रात होती है, सुहागरात वाले दिन होता है। तो मालदेव उधर कक्ष में वेट कर रहा होता है। इधर जो महारानी होती है, महारानी को तैयार होने के लिए टाइम लगता है, महारानी तैयार हो रही होती है। तो महारानी के लगता है यार एक काम करो, संदेश भेजो मालदेव जी को, क्या मुझे क्या लगेगा, थोड़ा सा समय और लगेगा, और तो टाइम लगता ही है तैयार होने के अंदर। तो उस टाइम भी लगता था और आज भी लगता ही है। तो उमादेव को लगता है थोड़ा समय। तो उमादेव भारमली को कहती है तो एक काम कर, मेरा संदेश लेके किसके पास में जा, मालदेव के पास में मेरा संदेश लेके जा, और बोलना कि जो महारानी है वो थोड़ी देर के अंदर आएगी, आप थोड़ा सा क्या कीजिए, इंतजार कीजिए। इधर मालदेव अपने मस्त नशे के अंदर धुत रहता है, उधर से पहले गंगा जी नशा कर रहे थे, अब मालदेव जी नशा कर रहे हैं। तो मालदेव अपने मस्त नशे के अंदर धुत रहता है। भारमली पहुंचती है संदेश लेके, किसका, उमादेव का संदेश लेके पहुंचती है। भारमली भी अत्यंत क्या होती है, खूबसूरत होती है। मालदेव होश में रहता नहीं है, मालदेव को पता रहता नहीं है। मालदेव जब खूबसूरत महिला देखता है तो मालदेव वहां पे अपने पति से भ्रष्ट हो जाता है। मालदेव वहां पे क्या करता है, धोखा कर देता है, किसके साथ में, उमादेव के साथ में धोखा कर देता है। मालदेव को मुझे कभी कभी लगता है मालदेव ने सोच ही रखा था कि जीवन के अंदर इतने ज्यादा कांड करो कि यमराज खुद अपने पास वाली जो सीट है उसके ऊपर आपको ले जाकर बिठा दे मृत्यु के बाद में। तो मालदेव यहाँ पे उमादेव के साथ में धोखा कर देता है, उमादेव को चीट कर देता है। तो उमादेव को लगता है यार जो आदमी 5-10 मिनट मेरे लिए नहीं रुक पाया, उस आदमी के मेरे साथ अब रहना ही नहीं है, और उमादेव यहाँ से छोड़ के चली जाती है। उमादेव यहाँ से छोड़ के कहाँ चली जाती है, तो तारागढ़ अजमेर। थोड़े दिन तक उमादेव तारागढ़ अजमेर में रहती है। फिर जब शेरशाह सूर्य आक्रमण करता है तो तारागढ़ से इनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। हालांकि बीच में ये वापस एक बार ईश्वरदास जी मना के लेके भी आते हैं। ईश्वरदास जी अपनी बातों से, अब ईश्वरदास जी क्या होते हैं, मालदेव के दरबारी कवि होते हैं। ईश्वरदास जी को भेजा जाता है मालदेव के द्वारा, ईश्वरदास जी मनाने का प्रयास करते हैं, उमादेव वापस आती भी है। लेकिन आसानंद जी एक और मालदेव के दरबारी विद्वान होते हैं, वो भी एक कवि होते हैं। आसानंद जी फालतू के दोहे बोलते हैं, उमादेव उससे क्रोध हो जाती है, नाराज हो जाती है, और उमादेव वापस चली जाती है। इसलिए उमादेव कभी भी इधर आती नहीं है, ठीक है। इधर दूसरी तरफ जो भारमली थी, कौन थी, भारमली। अब मालदेव किसके साथ में रहने लग गया था, भारमली के साथ में रहने लग गया था। अब भारमली को कभी कभी याद आती है किसकी, अपने पियर की याद आती है। तो भारमली को लगता है यार मुझे कहाँ जाना है, जैसलमेर जाना है। तो मालदेव कहता है जया जैसलमेर, जैसलमेर का क्या है। तो कहते यार मैं जैसलमेर जाऊं तो सही, लेकिन जैसलमेर में किस मुंह लेकर जाऊं, किस मुंह से मैं जैसलमेर जाऊं, कि हमने जिस दासी को साथ में भेजा था उसी दासी की वजह से हमारी जो राजकुमारी थी उसका घर खराब हो गया, या उसको अपना घर छोड़ के जाना पड़ा। तो कहते एक काम कर, तू जा और एक लेटर लिख के देता हूँ तुझे, साथ में एक लेटर लिख के देता हूँ। लेटर के अंदर लिख के दिया कि जिसने भी, अगर किसी आदमी ने जैसलमेर के अंदर टोंट मार दिया ना फालतू भारमली को, तो वहीं पे मारा जाएगा। मैं आक्रमण कर दूंगा किसके ऊपर, जैसलमेर के ऊपर आक्रमण कर दूंगा। जब ये लेटर जैसलमेर वालों को मिला, इधर से अपने भारमली गई, तो जैसलमेर वालों को लगा अपने फालतू पंचायत नहीं करनी, अपने भारमली को नहीं छेड़ना। तो इन्होंने भारमली छेड़ा नहीं। लेकिन इसी का भाई था, उमादेव का एक भाई था, ठीक है। उमादेव के भाई किसके ऊपर लट्टू हो गया, भारमली के ऊपर लट्टू हो गया। उसकी हालांकि खुद की 3-4 रानियां थी, लेकिन वो भारमली के पीछे पीछे चक्कर काटने लगा। तो उसकी रानी लगे यार ये भारमली वहां पे अपनी ननद का तो घर खराब करके ये हमारी वाली का और हमारा घर और खराब करेगी। तो उसमें से एक जो उसकी रानी होती है, उसका एक भाई होता है बागा। कौन होता है, बागा। ये जेठालाल वाला बागा नहीं है, ठीक है। बागा एक दिन आता है, बागा एकदम अपने डाकू टाइप का आदमी होता है, रॉबिन हुड आदमी, ठीक है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसा लगता है मुझे कभी कभी बागा, ठीक है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी अपने मूवी के अंदर देखना एकदम रॉबिन हुड टाइप का आदमी है, ठीक है। डायलॉग इसके भी बहुत तगड़े हैं। तो बागा आता है, बागा को बुलाया जाता है, बागा को सारी बातें बताई जाती। तो बागा कहता है एक काम करो दीदी, आप टेंशन मत लो, जब है ना सुबह मैं जाऊंगा ना वापस यहाँ से प्रस्थान करूंगा, तो आप मेरा तिलक करने के लिए किसको भेज देना, तो आप भारमली को भेज देना, आप खुद मत आना। तो इधर से बागा किसके ऊपर बैठ जाता है, ऊंट के ऊपर बैठ जाता है, उधर से तिलक करने के लिए बोलता है। तो जो इसकी बहन होती है वो खुद तिलक करने के लिए आती नहीं है, और तिलक करने के लिए किसको भेज देती है, तो भारमली को तिलक करने के लिए भेजा जाता है। भारमली तिलक जैसे तिलक करती है, बागा क्या करता है, हाथ पकड़ के भारमली को ऊंट के ऊपर बिठा लेता है और वहां से लेके फरार हो जाता है। ये जब यहाँ से लेके जाता है, रास्ते के अंदर जैसे अपने गंतव्य स्थान पर ये पहुंचने वाला होता है, उस रास्ते के बीच में तो बागा को भारमली से प्यार हो जाता है और इधर भारमली को बागा से प्यार हो जाता है। और जब ये सूचना किसको मिलती है, ये सूचना मालदेव को मिलती है। तो मालदेव बेचारा घर वैसे उजड़ रखा था, उधर से उमादेव छोड़ के चली गई, एक दासी के सारे जीवन जी रहा था, वो दासी भी छोड़ के चली गई। तो मालदेव को लगता है यार ये बागा ऐसा कौन आदमी है जो मेरी रानी को लेके भाग गया। तो वहां से सेना भेजता है कि एक काम करो, सेना लेके जाओ और बागा को सल्टो और वापस भारमली को लेके आओ। लेकिन सामंत वगैरह समझाते हैं कि फालतू दासी के लिए सेना वेना भेजना अच्छा नहीं रहेगा, और
अपने जो एरिया है उसके अंदर आपका प्रभुत्व भी कम होगा। तो कहते हैं काम करो, वो अपने उम्मत जब आई थी ना तब कौन पंचायती लगा रहा था फालतू फालतू दोया कौन बोल रहा था उस टाइम? तो कहा उस टाइम दोया कौन बोल रहा था? आसानंद जी। कौन बोल रहे थे? आसानंद जी। तो कहा किसको भेजो? आसानंद जी को भेजो। आसानंद जी कहते हैं काम करो, जाओ उधर से बारमली को वापस बेला पुस लाके और बागा को भगा के और लेके आओ। आसानंद जी एकदम वीर आदमी थे। ये जो अपना युद्ध था ना गिरी सुमेर वाला, नहीं ये पाएबा वाला, इस पाएबा के युद्ध के अंदर आसानंद जी ने भाग लिया था। ठीक है, तो आसानंद जी को भेजा जाता है। आसानंद जी जाते हैं बागा के पास में, बागा इनकी बहुत मान मनवार करता है, इनके सुबह सुबह पैर दबाता है, बढ़िया खिचड़े हिचड़े राबड़ी आबड़ी पिलाता है। किसको? आसानंद जी को। उधर से जो बारमली होती है वो भी आसानंद जी की बढ़िया से सेवा करती है। तो आसानंद जी को लगता है यार मैं क्या रह जाता हूँ, यहीं पे रह जाता हूँ। उधर वो मालदेव फालतू पंचायतें करते रहता है, फालतू डांटता रहता है दरबार के अंदर, ये कविता लिखो और वो कविता लिखो। अपने अब यहाँ कहाँ बैठेंगे? यहीं बैठेंगे। इधर से बागा ने बोल ही दिया था यार भा आप यहीं बैठो, आप कहाँ फालतू घूमते रहते हो, आप बूढ़े हो ही गए हो, हमारे पास रहिए, हम आपकी बढ़िया से सेवा करेंगे। इधर से तो आसानंद जी क्या करते हैं, यहीं पे बागा बारमली के पास में बस जाते हैं। इधर से एक दरबारी विद्वान भी खो दिया, अपने जो बारमली थे उसको भी खो दिया, उमादेव भी खो दिया। मालदेव भाई साहब मुझे लगता है जीवन के अंदर अकेले रह गए बेचारा, अकेलेपन का शिकार हो गया था बेचारा मालदेव। ठीक है, और आसानंद जी थोड़े दिनों बाद में जब बागा और बारमली की मृत्यु हो जाती है, लेकिन आसानंद जी फिर भी जिंदा बच जाते हैं। और आसानंद जी बागा और बारमली की जो वीरा वेतना होती है उसके अंदर पागल हो जाते हैं बेचारे, है ना। तो ये बात किसके बारे में थी? उमादेव, जो रूठी रानी कहा जाता है, उमादेव को क्या कहा जाता है? रूठी रानी। रूठी रानी नाम से अपने राजस्थान के अंदर एक ही रानी फेमस है, उमादेव, जो मालदेव की रानी हुआ करती थी। ये बात है मालदेव की शादी से रिलेटेड या इनकी रानी से रिलेटेड। नेक्स्ट है इनके दरबारी विद्वान। मैंने आपको बताया आसानंद जी और ईसरदास जी, दो इनके दरबारी विद्वान हुआ करते थे। फर्स्ट दरबारी विद्वान ईसरदास जी। ईसरदास जी ने 3 पुस्तकें लिखी, हाला जलारी कुंडलियां की या री, राजस्थानी के अंदर री हो जाता है जो कोई की वगैरह शब्द होता है, हरिरस और देवयान, देवयान, 3 पुस्तकें लिखी गई। इधर जो आसानंद जी थे उनके द्वारा भी कविताएं वगैरह लिखी गई। फर्स्ट ये उमादेव के ऊपर, जो उमादेव रानी थी, किसकी? मालदेव की जो रानी थी उसके ऊपर लिखी थी, उमादेव भटियाणीरा कवित। और सेकंड जो बागा और बारमली के पास ये रहने लग गए थे तो बागा बारमलीला दुआ या दोहे लिखे गए थे इनके द्वारा। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं मालदेव की उपाधियां। तो मालदेव को अपने जीवन काल के अंदर 2 उपाधियां मिली थी। एक से मैंने आपका परिचय करवा दिया, हसमत वाला राजा। हसमत का मतलब वैभवशाली राजा, हसमत का मतलब क्या हो गया? वैभव, वैभवशाली। एक तो वैभवशाली राजा हो गया और एक हिंदू बादशाह या हिंदू शासक। ठीक है, ये भी इसकी उपाधि हुआ करती थी। नेक्स्ट, मालदेव के द्वारा निर्माण कार्य कौन कौन से करवाए गए? तो जोधपुर राज्य का जो परकोटा है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो मालदेव के द्वारा जोधपुर का परकोटा बनवाया गया। और मालदेव ने अपने जीवन काल के अंदर 4 किलों का निर्माण करवाया। कितने किलो का? 4 किलो का। सबसे पहले जहां पे इसका राज तिलक हुआ था सोजत, ये सोजत कहां पड़ता है? तो पाली के अंदर, 1 किला पाली में बनवाया। दूसरा मेड़ता के अंदर, मेड़ता अपने नागौर में पड़ता है, नागौर। तीसरा किला पोखरण में, पोखरण कहां पड़ता है? जैसलमेर में, जैसलमेर। और चौथा रिया। ठीक है, ये मालदेव के द्वारा करवाए गए 4 किलो का निर्माण था। और जोधपुर राज्य का जो परकोटा है वो भी किसके द्वारा बनाया गया था? तो मालदेव के द्वारा बनाया गया। ये बातें थी किसके बारे में? मालदेव के बारे में। इससे जो नेक्स्ट शासक है वो अपन अगली क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।